Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 21st of April 2025. तो गाइज आज है तारीख 21 अप्रैल 2025 और है मंडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो फटाफट टेलीग्राम पर जाओ, वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन पीडीएफ। आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहां से आप इस लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के हाईलाइट्स भी वहां पे प्रोवाइड करवाए जाते हैं। कम से कम एक बार चैनल को विजिट करके जरूर से आ जाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के इक्वेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है तुर्की को कहां पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले आज के थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सारे जबरदस्त टॉपिक्स होने वाले हैं दोस्तों, जिसमें एक प्रॉपर मात्रा में डिटेल्स यानी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के साथ में पढ़ना जरूरी है। ये टॉपिक मैंने आप लोगों से कल भी बोला था कि कल के द हिंदू न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है, इसको हम आज डिस्कस करेंगे। आज भी न्यूज़पेपर में आया है, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी इसको पब्लिश किया गया है। बात एक्चुअली में क्या हो रही है, पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 2026 तक रेडी हो जाएगा। ये भारत का पहला इस प्रकार का रिएक्टर होने वाला है दोस्तों। अब आप लोग यहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन रिएक्टर के बारे में जानते हैं। इन रिएक्टर्स के अंदर में हम न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करते हैं। यहाँ से प्रदूषण भी कम होता है। तो दूसरे जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, जहाँ पे हम कोयला जलाकर बिजली को बना रहे होते हैं, वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा हो रहा होता है। तो उसके कंपैरिजन में आप देख पाओगे न्यूक्लियर एनर्जी वन ऑफ द बेस्ट एनर्जी के तौर पर हमको नजर आएगी। भविष्य में हमने बड़े बड़े टारगेट सेट कर रखे हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में भारत बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पे ग्रो करने वाला है। इसलिए इंडिया का दोस्तों अपने आप में ध्यान में रखना है एक बात, जो आपको ध्यान में रखनी वो यह है कि इंडिया का अपना 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है। 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, अभी तीनों स्टेज भारत क्लियर नहीं किया है। फर्स्ट स्टेज हमारे पास में ऑलरेडी प्रेजेंट है, सेकेंड स्टेज तक आ चुके हैं, थर्ड स्टेज पर दोस्तों हमारी तैयारी चल रही है, जब हम मैसिव तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। इसका मतलब अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तीनों स्टेजेस के धागे खोलकर मैं आपको यहां पर समझाने वाला हूं। सबसे पहले यहां पर आपको पता होना चाहिए इसका एग्जैक्ट लोकेशन। क्वेश्चन बन जाए यार वनडे एग्जामिनेशन में, बताओ भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कहां पे बन रहा है? तमिलनाडु के अंदर कलपक्कम में। तो अगले साल यहां पर इसकी शुरुआत हो जाएगी, इसको ऑपरेट करना शुरू कर देंगे। और अभी पिछले कुछ साल से इसके ऊपर में ढेर सारा काम किया गया है। और हमारा यानी भारत का एक और मेन पर्पस है। मेन पर्पस यह है कि हम अपने न्यूक्लियर प्लांट्स के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल स्पेंट फ्यूल का इस्तेमाल करें, यानी जो फ्यूल यूज़ हो चुका है उसको दोबारा से यूज़ किया जाए। और इसमें भी यहाँ पे हम लोग लगातार वर्क कर रहे हैं। आपने स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में सुना होगा। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी भारत ने यहाँ पर तैयार किया है, डिज़ाइनिंग वगैरह यहाँ पर इसकी चल रही है। अभी वो भी हम समझेंगे, क्योंकि इसको अभी हमने लगभग 2 महीने पहले कवर किया था। कहने का मतलब है इस टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं वो रेगुलरली पब्लिश हो रहे हैं। तो आपको अपडेट रहना होगा हर एक बेसिक से लेकर एडवांस इंफॉर्मेशन तक, स्पेशली न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो यहाँ पर हमारा प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होने वाला है, ये इस प्रकार का पहला, फिर से बोल रहा हूं, पहला ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जो प्लूटोनियम वाले फ्यूल का इस्तेमाल करेगा। क्योंकि आप देख पाओगे जो हमारे नॉर्मली न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहाँ पे क्या यूज़ होता है, वहाँ पर यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों यूरेनियम की जगह हम सेकेंड स्टेज में आ गए हैं, हम प्लूटोनियम का यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर प्लूटोनियम के बाद में तैयारी हो रही है थोरियम का भी इस्तेमाल करना, क्योंकि थोरियम भारत के पास में बहुत सारा प्रेजेंट है, बट हम उसको अभी सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाते। तो अभी तक अगर आप देखोगे वाटर को हम ठंडा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इन न्यूक्लियर प्लांट्स को, यानी वाटर एज अ कूलेंट यूज़ किया जाता था और यूरेनियम एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता था। ये जो प्रोटोटाइप पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, इसमें हमने प्लूटोनियम बेस्ड मिक्स्ड ऑक्साइड को एज अ फ्यूल यूज़ किया, यानी प्लूटोनियम का यूज़ हुआ गया है एज अ फ्यूल, और लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया है कूलेंट के तौर पे, यानी इस पावर प्लांट को ठंडा करने के लिए लिक्विड सोडियम का यूज किया गया है। ये सब पहली बार हो रहा है, दैट इज वाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तो केवल न्यूज़ आर्टिकल है ज़रा सा, जो आपके अखबार में पब्लिश हुआ है।
इतना पढ़ोगे एक भी क्वेश्चन क्रैक नहीं होगा अगर एग्जाम में आ गया। पहली बात, यहाँ से क्वेश्चन आएगा भी नहीं। हाँ, लोकेशन अगर पूछ ली जाए तो आप लोग यहाँ पे बता पाओगे, लेकिन दोस्तों आपको बहुत विस्तार से पढ़ के जाना होगा इस ब्रीडर रिएक्टर के बारे में, इसके वर्किंग प्रोसेस के बारे में, भारत के 3 स्टेजेस प्रोग्राम के बारे में। आइए, नहीं पता है तो हम है ना शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस किया था वो यहाँ पर लगा दिया है। ये सुंदर सा पीडीएफ आपको मिलेगा, कहाँ पे सब बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ी देर यहाँ पर बने रहिए, आपको पता चल जाएगा इस आर्टिकल के बाद। तो आपको लोकेशन पता चल चुकी है, कलपक्कम सर तमिलनाडु के अंदर में है। यहाँ पर जल्द से जल्द इंडिया का एक मेन प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू होने वाला है, जो इस प्रकार का फर्स्ट प्लांट है। दूसरा क्वेश्चन जो बन सकता है, सर इसको किसने बनाया है? इसको डेवलप किया गया है भाविनी के थ्रू। भाविनी क्या है? भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, याद रखिएगा, ये है एक पर्टिकुलर बॉडी जिसके थ्रू इसको डेवलप किया गया। और ये जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर तैयार हुआ है, ये भारत के लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इसको भविष्य के तौर पे देखेंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। कैसे, वो भी जस्ट पता चल जाएगा, क्योंकि हम न्यूक्लियर एनर्जी में क्या कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अलग से डिटेल चाहिए तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास में रख सकते हैं, जिसमें इस पावर प्लांट की बेसिक से एडवांस इंफॉर्मेशन छोटे से फॉर्म में बता दिया गया। लोकेशन तमिलनाडु का कलपक्कम, कैपेसिटी कितनी होगी इसकी, 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक कैपेसिटी होने वाली है। कूलेंट के लिए हम इसमें लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नॉर्मल प्लांट्स में हम लोग पानी का यूज़ कर रहे थे ठंडा करने के लिए, यहाँ पे लिक्विड सोडियम यूज़ होगा। इससे एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी हमारे पावर प्लांट्स की। फ्यूल क्या यूज़ करने वाले हैं इसमें, हम लोग एक ऑक्साइड को, तो ऑक्साइड के तौर पे फ्यूल का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो मिक्स्ड ऑक्साइड होने वाला है। मिक्स्ड ऑक्साइड मतलब नॉर्मल प्लांट्स में हम केवल और केवल यूरेनियम यूज़ कर रहे थे, नाउ अब प्लूटोनियम का भी यूज़ किया जाएगा। और ये एक प्रकार का ब्लेंड होने वाला है, याद रखिए, यानी मिक्सचर होने वाला है। मिक्सचर किस किस चीज़ का? प्लूटोनियम एंड यूरेनियम का। तो इसमें प्लूटोनियम यूरेनियम इन दोनों का इस्तेमाल करके तब यहाँ पर इस प्लांट को पावर दी जाएगी, जिससे हम लोग एनर्जी को जनरेट कर पाएंगे। इसका डेवलपर कौन है? भाविनी, जो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर में आने वाली एक छोटी सी बॉडी है। फ्यूल साइकिल क्या होने वाला है? ये क्लोज फ्यूल साइकिल को फॉलो करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखना। फ्यूल साइकिल क्या होती है? जैसे नॉर्मल यूरेनियम प्लांट्स में क्या होता है, हम फ्यूल को इस्तेमाल करते हैं और जो फ्यूल खर्च हो जाता है उस फ्यूल को सीधा ऐसे ही फेंक दिया जाता है, एज अ वेस्ट के तौर पे ट्रीट किया जाता है, टैंकों में भर लिया जाता है। लेकिन उसमें रेडियो एक्टिव रेडिएशन फैलाने की ताकत है, कैंसर फैलाने की ताकत है, तो उसको डील करना बहुत ज़रूरी है। उसको डील करने के लिए एक नया सोल्यूशन आ चुका है, विच इज़ क्लोज फ्यूल साइकिल। तो ये वाला जो हमारा फर्स्ट इस प्रकार का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो तैयार हो रहा है, इसमें क्लोज फ्यूल साइकिल को फॉलो किया जाएगा। ये क्या है क्लोज फ्यूल साइकिल, अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, सो डोंट वरी। अब क्वेश्चन ये है, सर ये प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इतना यूनिक क्यों है, अलग क्यों है? जो हमारे नॉर्मल थर्मल रिएक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे उसमें स्लो प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, यानी कि स्लो न्यूट्रॉन्स यूज होते हैं। तो याद रखिए, इसलिए अब क्या हो रहा है, हमने चेंजेस करे हैं और इसलिए इसको नाम दिया गया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये वाला रिएक्टर हमारे न्यूट्रॉन्स को बहुत तेजी से इस्तेमाल करता है और बहुत तेजी से जो हमारे फर्टाइल मटेरियल हैं, जैसे यूरेनियम 238 और थोरियम 232, इनको तुरंत एक अच्छे फ्यूल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख पाओगे, चाहे वो यूरेनियम 238 हो, थोरियम 232 हो, इससे हमें प्रॉपर मात्रा में एनर्जी नहीं मिलेगी। इसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा एक बेटर फ्यूल के अंदर में, यूरेनियम 235 के अंदर में। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोगों ने इस मतलब जो हमारा ये रिएक्टर है, ये बहुत तेज़ी से यूरेनियम को एक अच्छे फ्यूल में कन्वर्ट कर सकता है, इसकी ये ताकत है। क्यों? अब दूसरी बात यहाँ पर यह भी याद रखिएगा दोस्तों, इसको हमने एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का नाम दिया है। ब्रीडर मतलब ये कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है क्या? बिल्कुल। ये क्या करता है, बहुत सारा फिसाइल मटेरियल प्रोड्यूस करता है, यानी कि बहुत सारा ये प्लूटोनियम 239 भी देगा। मतलब जितना ये कंज्यूम करेगा उससे बहुत सारा यहाँ पे प्लूटोनियम हमको प्रोवाइड भी करवाएगा, उसको ब्रीड करेगा बहुत ज़्यादा। इस वजह से इसको कई बार ब्रीडर रिएक्टर का नाम भी दिया गया है। ठंडा करने के लिए सोडियम का यूज़ हुआ है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर पता है। नाउ अब भारत के जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम्स हैं, ये कैसे हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं, सुनिएगा। इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसकी शुरुआत या इसका जो विजन है वो डॉक्टर होमी भाभा की साइड से लेकर आया गया, जहां पे इनका मेन फोकस था कि भारत के पास में आज यूरेनियम की मात्रा कम है और जो नॉर्मल रिएक्टर्स है वो यूरेनियम पे ही चलते हैं। सुनिए ध्यान से, यूरेनियम भारत के पास कम है और यूरेनियम से रिएक्टर चल रहे हैं। तो हमने ये खोजा यूरेनियम का एक अच्छा ऑल्टरनेटिव क्या हो सकता है, जो भारत के पास में भी अच्छे खासे मात्रा में हो, जिससे हम अपनी एनर्जी को सही तरीके से उपयोग कर सकें। तो सर एक नया मटेरियल निकल कर आया, वो था थोरियम। थोरियम भारत की पृथ्वी में बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है,
भरपूर मात्रा में प्रेजेंट है, तो हम अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट में थोरियम का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं एनर्जी को जनरेट करने में, ये क्वेश्चन हमारे सामने आया। और इसी के आधार पे दोस्तों ये 3 स्टेजेस को बनाया गया। पहला जो स्टेज हमारे पास में है जिसको इंडिया अचीव कर चुका है, विच इज प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। ये रिएक्टर हमारे पास में है। यहाँ पे जो नेचुरल फ्यूल जो इस्तेमाल किया गया है वो केवल यूरेनियम है, यूरेनियम 238 और 235, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। और हैवी वाटर का इस्तेमाल करते हैं इसको ठंडा करने के लिए। ये बहुत सारा बिजली का प्रोडक्शन करता है, साथ ही साथ में प्लूटोनियम 239 को भी प्रोड्यूस करता है। यानी याद रखिए, जो हमारे नॉर्मल रिएक्टर्स जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है वहां पे एनर्जी तो मिल रही है, एनर्जी के साथ साथ वो एज अ बाय प्रोडक्ट प्लूटोनियम 239 निकालता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को अगर हम जलाएं तो वो क्या देता है हमें, हाइड्रोजन अगर जलेगा तो प्रदूषण नहीं करेगा, वो हमें पानी देता है ना, एज अ वाटर जो है बाय प्रोडक्ट के तौर पे निकलता है। उसी तरीके से जब हम यहाँ पर यूरेनियम का यूज़ कर रहे हैं 238 प्लस 235, स्मॉल 235 यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे हैं, तो हमको प्लूटोनियम 239 एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाता है। याद रखिए, एज अ बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है, प्लूटोनियम 239, जो हमारे लिए अगली स्टेज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सर पहली स्टेज तो हमें समझ में आ गया। दूसरी स्टेज है वही फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, जहां पे करंट समय पर हम पहुंच चुके हैं। अभी हमें एक कदम और आगे जाना है, थोड़ा सा दूर है। मैंने आपको बताया ना, भारत के पास में 3 स्टेज प्रोग्राम है। पहला अचीव हो गया, सेकंड पे काम चल रहा है। अगले साल यहाँ पे पहला इस प्रकार का ब्रीडर रिएक्टर तैयार हो जाएगा तमिलनाडु के अंदर। इसमें हम फ्यूल का क्या इस्तेमाल करेंगे, जो ऊपर से हमको मिला है, ऊपर वाले रिएक्टर से जो हमारे रिएक्टर काम कर रहे हैं उसमें प्लूटोनियम 239 निकलता रहता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो हमने सर प्लूटोनियम 239 का ही यहाँ पे यूज कर लिया है, प्लस इसमें थोड़ा सा यूरेनियम और मिला दिया है। और अब की बार इसको ठंडा करने के लिए, जैसे ऊपर नॉर्मल रिएक्टर को ठंडा करने के लिए पानी इस्तेमाल हो रहा था, यहाँ पे लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल हो रहा है। अब ये क्या करता है, ये बहुत और भी ज्यादा क्या करेगा, प्लूटोनियम को ब्रीड करेगा, और भी ज्यादा यहाँ पर ये चीजों को प्रोड्यूस करेगा। और फिर उसके बाद आने वाले स्टेज के अंदर में हम थोरियम का भी यूज करना शुरू करेंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, अब क्या होता है, यहां पर प्लूटोनियम 239 प्लस यूरेनियम, इन दोनों को मिला दिया गया, इन दोनों को एज अ फ्यूल यूज किया गया, एनर्जी के तौर पे यूज किया गया। अब हमको बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी यहां पर मिला। ठीक है, इससे क्या हो गया, थोरियम का इस्तेमाल होना शुरू होगा, आगे मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात सुनिएगा, ये जो यहाँ पे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, ये पहला कमर्शियल प्रोटोटाइप होने वाला है, जो अभी तमिलनाडु के अंदर में नेक्स्ट ईयर तैयार होगा। अब क्या होगा कि सेकंड स्टेज तक तो सर हम लोग पहुंच रहे हैं, अगले साल कंप्लीट हो जाएगा। नाउ थर्ड स्टेज अभी भी बाकी है। ये एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर्स हैं, यहां पर पहुंचने में भी टाइम लगेगा। इसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें हम थोरियम 232 का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ऊपर से प्लूटोनियम मिला, प्लूटोनियम को हमने फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कर दिया। अब यहां से हमको मिल जाता है थोरियम। इस थोरियम का यूज करेंगे हम यहां पे, थोरियम 232, प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233। इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जाएगा एज अ फ्यूल, जिससे क्या होगा, अब भारत यहाँ पे बहुत सारा कह सकते हैं कि एनर्जी को जनरेट कर पाएगा, क्योंकि इंडिया के पास में थोरियम के भंडार हैं। तो भाई थोरियम हम यहाँ पे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाली स्टेज पे जाना ज़रूरी है। समझ गए, क्लियर हो गया। तो ये पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अभी यहाँ पे आप देख पाओगे एक छोटा सा फोटो है, जिसमें और भी बढ़िया मात्रा में आपको क्लैरिटी मिलेगी। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे, न्यूक्लियर फ्यूल्स के बारे में आपसे पूछ जाए तो क्या होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल्स जो होते हैं ये हम इनको एज अ फिसाइल और फर्टाइल फ्यूल की तरह जानते हैं। न्यूक्लियर फ्यूल्स 2 प्रकार के होते हैं दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। पहला है फिसाइल और दूसरा है फर्टाइल। फिसाइल में अगर आप देख पाओगे तो U233 है, 235 एंड प्लूटोनियम 239 है। फर्टाइल में 238 है एंड थोरियम 232 आपको देखने को मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पर 2 प्रकार के आपको ये फ्यूल्स नजर आते हैं। ठीक है, अब जो ये फिसाइल वाला फ्यूल होता है, दैट इज यूरेनियम 233, 235, इनको हम एज अ डायरेक्ट तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जो यूरेनियम 235 है ये प्योर फॉर्म है और ये बहुत कम मिलता है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं, हमारे पृथ्वी पे जितना भी यूरेनियम प्रेजेंट है, उस यूरेनियम को निकालोगे तो हमें जो चाहिए होता है ना, वो यूरेनियम 235 चाहिए होता है। ये हमारे लिए मेन है। न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जाते हैं तो यो यूरेनियम 235 से बनाए जाते हैं, लेकिन हमारे दुनिया में यूरेनियम 238 प्रेजेंट है। तो 238 से 235 बनाने के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है। आपने वर्ड सुना होगा, यूरेनियम एनरिचमेंट। ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है, जिस वजह से यूएसए एक्शन ले रहा है, क्योंकि यूरेनियम एनरिचमेंट कर करके वो न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हैं। समझ गए। तो दोस्तों नेचुरल यूरेनियम जो होता है वो ज़्यादातर 238 होता है, जो यूजलेस है। इसमें केवल और केवल 0.7% के आसपास 235 है,
और बहुत लिमिटेड होता है वो। उसी तरीके से थोरियम की बात हो रही है, थोरियम 232, ये भरपूर मात्रा में हमारे पास में अवेलेबल है। तो याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है कि जो फिसाइल वाले फ्यूल होते हैं ये मतलब रेडी टू यूज हैं, इनको आप सीधा न्यूक्लियर फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली यूरेनियम 235 आ रहा है, प्लूटोनियम 239 आ रहा है। जो फर्टाइल फ्यूल होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, फर्टाइल आइसोटोप्स को हमें फिसाइल में कन्वर्ट करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 238 जो है ये फर्टाइल है। अब इस फर्टाइल को हमें और उपजाऊ करना है, ऐसे याद रखना है, इस फर्टाइल को यहाँ पे और एनरिच करना है, तो एनरिच करके हमें यूरेनियम 235 हमको मिल जाता है। ठीक है, तो एक चीज और है भाई, यूरेनियम जो 235 है एक ओनली फिसाइल आइसोटोप है जो नेचर में मिल जाता है, कभी डायरेक्टली भी मिल जाता है, फिर या फिर आप कह सकते हैं एनरिचमेंट करके भी हमको लेना पड़ता है। तो फिसाइल फर्टाइल दोनों समझ में आ गया। भारत के 3 स्टेजेस प्रोग्राम कौन कौन से आपको पता चल चुका है भैया। प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर जो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, या इसको यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यूरेनियम एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इससे हमें जो प्लूटोनियम 239 है वो मिलता है। ठीक है, तो प्लूटोनियम 239 फिसाइल है, डायरेक्टली हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो प्लूटोनियम 239 को यहाँ पर यूज़ करेंगे और उसके बाद में आगे वाले जो हमारे ब्रीडर रिएक्टर्स हैं उसमें इसका यूज़ किया जाएगा। तो प्लूटोनियम बेस्ड फ्यूल्स का इस्तेमाल होगा जिससे न्यूक्लियर पावर और ज़्यादा जनरेट होगा, और इसके थ्रू यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोरियम को भी फिसाइल यूरेनियम में कन्वर्ट कर देंगे। जो थोरियम है ना, उससे यूरेनियम 233 बनाया जाएगा, जो अगेन एज अ फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है फिर से। ठीक है, इसको हम वापस से फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्या होगा भाई, यूरेनियम 233 का हम स्टेज 3 में इस्तेमाल कर सकते हैं, थोरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर प्लूटोनियम मिला है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, सबका इस्तेमाल कर सकते हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेज हो गया, फर्स्ट स्टेज हो गया, नाउ दिस इज थर्ड स्टेज। अब आगे आते हैं, भारत का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब भारत के लिए ये जरूरी क्यों है भाई। एनर्जी सिक्योरिटी के लिए चाहिए। आज इंडिया बहुत सारा जो बिजली का उत्पादन कर रहा है उसमें ज़्यादातर कोयला जला के कर रहा है, जिससे प्रदूषण हो रहा है। तो ये जो रिएक्टर्स हैं काफ़ी सस्टेनेबल माने जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा कम पोल्यूशन करेंगे, ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे, तो इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है ना, ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद जैसे ये ब्रीडियर रिएक्टर है, इनमें हम थोरियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो बाहर से जो यूरेनियम मंगाया जा रहा है वो यूरेनियम पे डिपेंडेंसी कम होगी। ठीक है, फिर ये जो रिएक्टर्स हैं ये बहुत ज़रूरी भी हैं स्टेज 3 के लिए, क्योंकि ये रिएक्टर्स कंप्लीट होंगे तभी हम स्टेज 3 की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम थोरियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम तीनों का इस्तेमाल करेंगे। तो जहाँ पे स्टेज 3 जो है ना, यहाँ पे इंडिया प्लान कर रहा है थोरियम का इस्तेमाल करना। ठीक है, क्योंकि थोरियम की जो मात्रा है भारत के पास में अच्छी खासी है। हमारे पास में 25% के आसपास भंडार प्रेजेंट है थोरियम का, तो हम चाहते हैं बहुत सारा थोरियम का इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ये कैसे होगा स्टेज नंबर 3 पे, उसके लिए जाने के लिए पहले जो हमने 1 वाले रिएक्टर से प्लूटोनियम बनाया है, अब उसको हमें फास्टर ब्रीडर रिएक्टर में यूज़ करना होगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब उसके बाद इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं, ऐसा नहीं है बहुत आसान होगा ये। इनिशियली अगर आप देखोगे तो हमने बहुत पहले 2010 में टारगेट किया था, आज वो डिले पे डिले हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी में इशू है। फिर यहाँ पे दोस्तों हमने लिक्विड सोडियम का इस्तेमाल किया है रिएक्टर को ठंडा करने के लिए। एफिशिएंट है, लेकिन ये वाटर एयर के साथ में रिएक्ट कर सकता है, इससे बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, ऐसा भी बोला जा रहा है। कई बार लोग जो है ना न्यूक्लियर एनर्जी को एज अ खतरे के तौर पे देखते हैं, क्योंकि कई बार हम वर्ड यूज़ करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब सीधा दिमाग में आता है भाई न्यूक्लियर बॉम्ब, ऐसा नहीं है। न्यूक्लियर एनर्जी से यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं। तो होता क्या है, कई बार लोग ना इस पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि इतिहास में इतने बड़े बड़े हादसे हो चुके हैं। जापान का फुकुशिमा इंसिडेंट, कितना भयानक इंसिडेंट देखने को मिला। तो इसलिए लोग यहाँ पर कभी कभी इसके पे ट्रस्ट इतना नहीं बना पाते। ठीक है, बाकी भारत न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत सारे काम कर रहा है, जैसे हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर भी करंट समय पर तैयार कर रहे हैं, ये याद रखिए। एक आर्टिकल हमने आज से 1 महीने पहले डिस्कस किया था, जिसमें बात हो रही थी भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डेवलप कर रहा है। ठीक है, ये जो रिएक्टर होगा एक बार अगर तैयार हो जाएगा तो आने वाले समय पर बहुत सारी एनर्जी हमको ये प्रोड्यूस करेगा। और ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कौन से टेक्नोलॉजी पे काम करेगा, वही प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर पे काम करने वाला है, याद रखिएगा। अगेन क्योंकि ये वाले जो नॉर्मल वाला रिएक्टर्स इसमें हम यूरेनियम का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हम लोग अभी पहले पढ़ चुके हैं। साइज में छोटा होगा, ज़्यादा एनर्जी जनरेट करेगा, ये हमारा मेन पर्पस है, क्योंकि इसके फायदे बहुत होंगे। छोटे छोटे रिएक्टर्स का हम इस्तेमाल अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के अंदर, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम के लिए अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेस्ट फायदेमंद रहने वाला है कुछ स्पेशल इंडस्ट्रीज़ के लिए जहाँ पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसलिए छोटे साइज़ के यहाँ पर रिएक्टर्स बनाने की बात की गई। नाउ अब आते हैं एक और बहुत ज़्यादा रेलिवेंट पॉइंट पर, विच इज़ न्यूक्लियर पावर जनरेशन इन इंडिया। इंडिया का न्यूक्लियर पावर सेक्टर को एक बार जरा एनालिसिस कर लेते हैं, देख लेते हैं कहां पर स्टैंड करता है। हमारे देश ने एक टारगेट बनाया है। टारगेट ये बनाया है कि आज हम लोग जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें कोयले का सबसे बड़ा योगदान है, प्लस अब हम यहाँ पे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी यानी रिन्यूएबल एनर्जी पे भी फोकस कर रहे हैं,
न्यूक्लियर एनर्जी पे भी यहाँ पर फोकस है। न्यूक्लियर एनर्जी ज़्यादा सस्टेनेबल मानी जा रही है, इसलिए हमारे देश का मेन एम है आने वाले समय पर जितना भी हम न्यूक्लियर पावर जनरेशन कर रहे हैं उसको 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देना, उसको ट्रिपल कर देना 2030 तक। इसी के लिए छोटे छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी बनाए जा रहे हैं और क्लोज फ्यूल साइकिल वाला अप्रोच भी अपनाया जा रहा है। क्वेश्चन यह है सर क्लोज फ्यूल साइकिल क्या होता है, क्योंकि अभी आप लोगों ने बताया था कि जो क्लोज फ्यूल साइकिल है वो हमारे जो अभी तमिलनाडु के अंदर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें भी यूज़ हो रहा है। चलिए मैं आपको क्लोज फ्यूल साइकिल के बारे में बता देता हूँ। क्लोज फ्यूल साइकिल से आपका न्यूक्लियर वेस्ट बहुत कम हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम प्लूटोनियम, मैंने बोला ना फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं बताओ, यूरेनियम प्लूटोनियम, ठीक है। यूज़ किया तो एक बार ये खर्च हो गया, तो नॉर्मल रिएक्टर्स यहाँ पे इसको बार बार इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो अब दोस्तों ये वाले फ्यूल को क्या किया जाता है, एज अ वेस्ट के तौर पे निकाल दिया जाता है प्लांट से, अब दूसरे फ्यूल डाल के तब यहाँ पर एनर्जी को जनरेट किया जाएगा। तो ये जो फ्यूल है भाई इसमें यूरेनियम प्रेजेंट है, रेडियो एक्टिव वेस्ट है ये, इसमें रेडिएशन भी प्रेजेंट है जिससे यहाँ पे लोगों को डर रहता है, तो उसको टैंक में बहुत सेफ्टी के साथ में स्टोर करके रखते हैं। तो सर यहाँ पे अभी तक कोई नया अप्रोच नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या इस न्यूक्लियर वेस्ट का। अब क्या हुआ, जो सेकंड वाले स्टेज में हमने प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाया है, उस रिएक्टर के अंदर ये खर्च हुआ हुआ फ्यूल जो है इसको वापस से यूज़ किया जा सकेगा। कैसे, क्योंकि सर ये यूरेनियम प्लूटोनियम ही तो है इसमें प्रेजेंट है, हम इसको वापस से रीप्रोसेस करेंगे। रीप्रोसेस करने के बाद में जो बचा कुचा यूरेनियम प्लूटोनियम है उसको और निचोड़ लेंगे, रिकवर करेंगे और फिर वापस से रिएक्टर में यूज़ करेंगे, जिससे रेडियो एक्टिव वेस्ट कम हो जाएगा इसके अंदर में। भविष्य में जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, फ्यूल पे खर्चा कम होगा, न्यूक्लियर वेस्ट कम हो जाएगा, एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ती हुई नजर आएगी। ये हमारा मेन पर्पस है क्लोज फ्यूल साइकिल अप्रोच का। याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, बताइए भारत का क्लोज फ्यूल साइकिल अप्रोच क्या है, किससे संबंधित है। तो आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर पावर से संबंधित है। न्यूक्लियर पावर का स्थिति आज भारत में कहां पे प्रेजेंट है, नाउ लेट्स डिस्कस। सबसे पहले इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करेंगे तो 8.18 गीगावाट, या मेगावाट में बात करेंगे तो 8180 मेगावाट का कैपेसिटी आज भारत के पास में प्रेजेंट है। हमारे पास में 24 ऑपरेशनल न्यूक्लियर रिएक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। कितने, 24 रिएक्टर्स आज भारत में प्रेजेंट हैं, जिसमें से मेजर रिएक्टर्स की जब बात आती है तो उसमें यहाँ पर ये आपके पास में मैप प्रेजेंट है। सबसे पहले यूपी में है आपका नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन, ठीक है। राजस्थान में है राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, उसके अलावा गुजरात में है कगरापर एटॉमिक पावर स्टेशन, फिर अगेन तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन, फिर उसके बाद तमिलनाडु में मद्रास एटॉमिक स्टेशन, तमिलनाडु के अंदर कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कर्नाटक के अंदर कायगा जनरेटिंग स्टेशन। तो ऐसे स्टेशंस आपको देखने को मिलेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भारत में देखने को मिलेंगे और हमारे पास में इन प्लांट्स के अंदर में अलग अलग रिएक्टर्स है। तो करंट समय पर भारत के पास में टोटल 24 न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रेजेंट है, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखेंगे ना इस बात को। अब उसके बाद इसमें 19 प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर हैं, 2 बॉइलिंग वाटर रिएक्टर्स हैं, फिर प्रेशराइज हैवी रिएक्टर्स हैं, वो सब चीज़ों के बारे में प्रेजेंट किया गया है। आगे आते हैं, अब हमने टारगेट बनाया है कि भैया इस न्यूक्लियर एनर्जी से आने वाले समय पर 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट तक की इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करेंगे। ये हमारा टारगेट है, 3 गुना ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। इसलिए सारा का सारा डेवलपमेंट, प्रोटोटाइप ब्रीडर रिएक्टर, स्मॉल रिएक्टर्स, ये सब के सब यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। क्लोज फ्यूल साइकिल क्या है आपको इसके बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है, इसके फायदे क्या है वो भी पता चल चुका है। नाउ मैं अब आपको यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्लीज़ अटेम्प्ट कीजिएगा और इस क्वेश्चन का शानदार सा आंसर लिखने के बाद में सबमिट करना है। कहाँ पे सबमिट करना भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। आज का प्रश्न है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर इन इंडियाज ट्रांजिशन टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी एंड हाईलाइट देयर एडवांटेज एंड चैलेंजेस। तो जो छोटे वाले मॉड्यूलर रिएक्टर हैं जिसके बारे में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, आज आपको फिर से रिवीजन करना है, बताना है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, स्पेशली भारत क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है उसमें यहाँ पर उस रास्ते में इन रिएक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या होगा ये बताना है, इनके फायदे और इनमें क्या चुनौतियाँ हो सकती हैं वो समझाना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में लिखना है, सॉरी 150 वर्ड में लिखना है। और उसके बाद में कहाँ पे जाके सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना है दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा जहाँ पे ऑलरेडी 80,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंतजार क्या कर रहे हो, फटाफट जाओ, आंसर लिखो, सबमिट करो, एक दूसरे के आंसर्स को रिव्यू करो। चलिए दोस्तों, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं आपके सामने प्रेजेंट है कि सर बताइए स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के एडवांटेजेस आपसे पूछे गए हैं, तो आप ये चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हैं इसके एडवांटेजेस, ये हैं इसके चैलेंजेस, अच्छे से आंसर प्रेजेंट करके देना नीचे कॉमेंट सेक्शन में। चलिए दोस्तों, अगली खबर पर आते हैं। बहुत सारी चीज़ें थी इसमें, कवर कर लेंगे, आगे आते हैं। अब देखो,
अगले न्यूज़ आर्टिकल और बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बारे में, किस में पढ़ा है, एक शानदार से सिंपल से पीडीएफ में देख रहे हैं, हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कवर करवाई गई है, एकदम शानदार सा पीडीएफ। ये जो पीडीएफ है ये आपको हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करवाया जाता है। ये देखिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट मैप वगैरह जो भी है, ठीक है, जो फोटोज़ यहाँ पे ज़रूरी हैं वो सब यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। और आर्टिकल के साथ न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी पढ़िए, आपके नोट्स भी जनरेट हो रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा करने की आवश्यकता नहीं है, आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। जो टाइम बचाना चाहता है उसके लिए बात कर रहा हूँ, तो वो आराम से इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि इस ग्रुप में ये सारे पीडीएफ मिलते हैं दोस्तों। इस पेड ग्रुप के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, दोनों माध्यम के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला ये ग्रुप को ज्वाइन करने का जो फी पेमेंट है बहुत ही मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है दोस्तों, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368, इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। वहाँ पे आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप पूरे वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं मुझको कहाँ पर क्या फ़ायदा होगा और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। अगली, अरे लेक्चर ख़त्म हो गया क्या? नहीं भैया, ये है यहाँ पर दूसरा आर्टिकल, बहुत काम का। आज हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पे आर्टिकल प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 1 एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या डिस्कशन हो रहा है दोस्तों, इसरो ने अपने सैटेलाइट्स का यूज़ किया है ताकि जो भी खेतों के अंदर गेहूं की फसल उगाई गई है उसके बारे में एक अच्छा डेटा अपने पास में आ सके, साथ ही साथ में भविष्य के लिए हम थोड़ा सा फोरकास्टिंग कर सकें, भविष्यवाणी कर सकें वीट प्रोडक्शन को लेकर, क्रॉप की कंडीशंस क्या हैं। ठीक है, अब हम फसल पे नज़र रख रहे हैं, इसको बोलते हैं क्रॉप मॉनिटरिंग करना, जो ज़रूरी भी है। ऊपर से ज़्यादा मैसिव डेटा हम जनरेट कर पाएंगे, जिससे हमें ज़्यादा अच्छी जानकारी अपने फसलों के बारे में होगी, जिससे फसलों का नुकसान नहीं होने देंगे, है ना, फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखेंगे। उसी के बारे में चर्चा हो रही है कि सर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अपने स्टडी में एक सैटेलाइट, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे सैटेलाइट्स हमने अंतरिक्ष में लॉन्च कर रखे हैं। उनका यूज़ क्या है, जब मैं बात कर रहा हूँ बहुत सारे सैटेलाइट, तो इसमें आपका ऑप्टिकल सिंथेटिक अपर्चर रडार भी है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, ओशन सेट 3 है, रिसोर्स सेट 2 है। ठीक है, ये सारे के सारे सैटेलाइट्स आपको नजर आएंगे जो इसरो ने लॉन्च कर रखे हैं, जो हमारे पृथ्वी के ऊपर में एक मॉनिटरिंग का काम कर रहे हैं, समुद्र के ऊपर निगरानी रख रहे हैं, खेतों के ऊपर निगरानी रख रहे हैं। उसी से यहाँ पर ये डेटा इकट्ठा किया गया। तो पता ये चला कि देखो, वीट ग्रोन एरियाज़ का एक बड़ा प्रोग्रेस हमको देखने को मिला है। यानी जहाँ जहाँ पर हमने पहले गेहूँ लगाई थी, अब जो कि अब की बार जो गेहूँ है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आई है। और भारत में 8 मेन राज्य देखने को मिलेंगे, मेन वो स्टेट्स जो सबसे ज़्यादा गेहूं को प्रोड्यूस कर रहे हैं इस बार। वो राज्य कौन कौन से हैं थोड़ा सा याद रख सकते हैं। उत्तर प्रदेश टॉप पर है, सेकंड पे मध्य प्रदेश, थर्ड पे राजस्थान, फोर्थ पे पंजाब, फिफ्थ पे हरियाणा, सिक्स्थ पे बिहार, सेवन्थ पे गुजरात एंड एट्थ पर महाराष्ट्र। यही 8 स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। वैसे ओवरऑल अगर आप 2024 का भी एक डेटा निकाल कर देखते हैं तो 2024 में ये वह सभी राज्य आपको देखने को मिलेंगे, टॉप 10 स्टेट्स जो बहुत सारा वीट प्रोड्यूस कर चुके हैं 2024 में। और जनरली यहाँ पर यही वो स्टेट्स जो वीट प्रोडक्शन के मामले में टॉप पे रहते हैं। ठीक है, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उसके अलावा महाराष्ट्र, बिहार, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, ये सब स्टेट्स आपको नजर आएंगे। ठीक, आपको इतना क्लियर हुआ? क्या इतना पढ़ने से काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आओ एग्जाम के लिए पढ़ते हैं दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में वीट को लेकर, राइस को लेकर ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर का हिस्सा है, ज्योग्राफी का हिस्सा है, एनवायरमेंट का हिस्सा है, इसलिए पढ़ के ज़रूर से जाना। इंडिया का वीट प्रोडक्शन 2024-25 में किस पर्टिकुलर स्थिति पर रहा है, आइए बात करते हैं। 2024-25 में जो अभी यहाँ पर लेटेस्ट डेटा है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है, भारत ने 115.3 मिलियन मैट्रिक टन्स के आसपास गेहूं का प्रोडक्शन किया है, जो 2023-24 से थोड़ा सा ज़्यादा था, यानी 2% की बढ़ोतरी अब की बार नजर आई है। ठीक है, अब इंडिया में वीट कल्टीवेशन की स्थिति क्या है ज़रा ये जानते हैं। देखिए, गेहूं आज भारत में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, यानी कि एक प्रकार का स्टेपल फूड है। इवन बोला जाता है नंबर 1 पे तो चावल है, अभी भी नंबर 1 पे चावल है जिसको सबसे ज़्यादा खाया जाता है इंडिया में। उसके बाद दूसरे नंबर पर गेहूं है जिससे रोटियां बनाई जाती हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप माना गया है राइस के बाद पूरे भारत में।
क्योंकि स्टेबल फूड है, स्पेशली नदर्न रीजन नॉर्थ वेस्ट के अंदर में ज़्यादातर ये गेहूं का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि गेहूं में दूसरी तरफ अगर आप देख पाओगे कैल्शियम, थियामिन, उसके अलावा राइबोफ्लेविन, देन आयरन, ये सब चीज़ें ज़्यादा प्रेजेंट हैं, तो न्यूट्रिशनली थोड़ा सा ज़्यादा रेलिवेंट भी हो जाता है ये वीट, ध्यान रखना। अब वीट को जब हम उगाते हैं तो ये भी याद रखना है, क्योंकि राबी और साथ ही साथ में खारिफ, जैद, इन क्रॉप्स को लेकर भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। चाहो तो सर्च करो, मेरी बात विश्वास नहीं कर रहे, सर्च करो, पता चलेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे क्रॉपिंग सीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले राबी क्रॉप्स की बात करते हैं। सुनिए, राबी क्रॉप्स की बात मतलब जो वीट है वो भी हमारा राबी क्रॉप है। अब दोस्तों याद रखना 3 प्रकार के क्रॉपिंग सीजन आते हैं। ठीक है, वो जो 3 सीजन है उसको हमने अलग अलग तरीके से नाम दिए गए कि वो राबी फसलें होंगी जो एक पर्टिकुलर सीजन में फॉलो की जाएंगी, दूसरी खारिफ फसलें होंगी और तीसरी जैद वाली फसलें होंगी। तो राबी वाला जो सीज़न आता है, राबी सीज़न, ये गेहूं भी उसी सीज़न में उगाया जाता है। ये जो सीज़न है इसका टाइम पीरियड क्या है सुनिए। इस सीज़न के अंदर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम यहाँ पर गेहूं की फसल को बो देते हैं, सोन लगा देते हैं। तो पिछले साल यानी साल 2024 में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में गेहूं बो दिया गया था। फिर हमने थोड़ा सा इंतज़ार किया, जनवरी, फरवरी, मार्च, इतने 3 महीने इंतज़ार किया, गेहूं की फसल उग गई। अब उग गई तो अब अप्रैल, मई, जून के बीच में इसकी कटाई की जाएगी। ठीक है, तो एक सोन पीरियड इसका यानी उगाने वाला अक्टूबर से दिसंबर, कटाई के लिए अप्रैल से जून। तो ये होती हैं हमारी राबी फसलें। अब इसी टाइम पीरियड में ऐसा नहीं है केवल गेहूं ही उगाया जा सकता है, गेहूं के साथ साथ बारले, मटर, ग्राम, मस्टर्ड, ये सब उगाए जाते हैं। ये सारी की सारी आपकी राबी क्रॉप्स हैं। राबी क्रॉप सबसे ज़्यादा कौन कौन से राज्यों में ग्रो की जाती हैं आपके पास में ये एक अच्छा टेबल है जिसमें पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश ये देखने को मिलेंगे, यानी कि सारे के सारे इंडिया का नॉर्थ वाला रीजन, स्पेशली एक टॉप नॉर्थ वाला रीजन की हम बात कर रहे हैं। फिर दूसरी होती हैं आपकी खारिफ क्रॉप्स, ये याद में रखना है दोस्तों। खारिफ क्रॉप की बात करते हैं तो ये कब उगाई जाती हैं, जब राबी सीजन खत्म हो जाता है, यानी वही अक्टूबर से दिसंबर में हमने फसल बोई और जून के बीच में अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीनों में कटाई हो गई। अब जब यहाँ पर ये कटाई हुई ना, तो कटाई के बाद खेत खाली हो गए। अब दोस्तों यहाँ पर जून, जुलाई के बीच में हम फिर से एक नई फसल लगाते हैं। किसकी? गेहूं के बाद चावल लगाया जाता है। मक्का, जोवर, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सब लगाई जाती है। ठीक है, अब जुलाई में लगा दिया, अगस्त का इंतजार किया, 1 महीने में वो भी यहाँ पर फसल जो है काटने लायक हो गई, तो इसकी कटाई यहाँ पर सितंबर, अक्टूबर, अगले 2 महीने में की जाती है। और ये वाली फसलें सबसे ज़्यादा यानी खारिफ सीजन में जो ये फसलें हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगाई जाती हैं? असम, वेस्ट बंगाल, है ना, ओडिशा का कोस्टल रीजन, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, यानी यहाँ पे हम सदर्न इंडिया की भी बात कर रहे हैं। फिर तीसरे आती है दोस्तों यहाँ पर जैद वाली क्रॉप्स, याद रखिएगा कौन सी क्रॉप्स हैं? जैद क्रॉप्स हैं। अब क्या होता है, ये सर पूरा टाइम तो निकल गया है ना, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर उसके बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, फिर उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर फिर आ गया। तो सर ये ही 2 टाइम पीरियड बचे, इन्हीं में ही राबी और खारिफ। हाँ, राबी और खारिफ मेन क्रॉप्स हैं। अब पता है क्या होता है, आपने ये देखा होगा कि बीच बीच में जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, है ना, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये वाला जो टाइम पीरियड है इसमें ऊपर कटाई भी हो रही होती है, और यही टाइम पीरियड है राबी खारिफ के बीच का, राबी खारिफ क्रॉप्स के बीच का। और इसी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, इन 5 महीने के अंदर अंदर जो फसलों को उगा के काट भी लें वो आपकी जैद क्रॉप्स कहलाती हैं। इसमें आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कुछ यहाँ पर फॉडर वगैरह हो गया, ये ज़्यादातर नॉर्दर्न स्टेट्स के अंदर में ग्रो किए जाते हैं। आई होप अब आप कभी नहीं भूलेंगे ये डिफरेंस राबी, खारिफ और जैद क्रॉप्स के बीच में का। वीट आपकी राबी क्रॉप है, ध्यान रखिएगा। आज भारत में लाखों हेक्टेयर की ज़मीन पे वीट को प्रोड्यूस किया जाता है। टॉप 5 सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाले स्टेट्स के बारे में पूछा जाएगा। देन यूपी टॉप लार्जेस्ट, मध्य प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट, देन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, देन बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ये सब टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। हम केवल गेहूँ प्रोड्यूस ही नहीं करते, एक्सपोर्ट भी करते हैं अलग अलग देशों को। तो एक्सपोर्ट जब करते हैं तो मेजर डेस्टिनेशंस कौन कौन से हैं सर? याद रखिए, सबसे ज़्यादा नेपाल, इराक, साउथ कोरिया, यूएई, मंगोलिया, ये वो देश हैं जो बहुत सारा वीट हमसे खरीदते हैं। इंडिया का एक बहुत बड़ा शेयर है दुनिया के वीट के व्यापार में, याद रखना है ना। अब फिलहाल के लिए हम लोग ज़्यादातर फोकस करते हैं क्योंकि बहुत सारा जो गेहूँ है ये गेहूँ हमारे देश के उपयोग में आ जाता है, क्योंकि हमारा आबादी बहुत ज़्यादा है, हम सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं, तो डोमेस्टिक कंजम्पशन ज़्यादा जो बचता है फिर उसके बाद हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं।
ठीक। अब गेहूं लगाने के लिए सर कैसा क्लाइमेट चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए? गेहूं की फसल बोने के लिए, क्योंकि जब हम बोते हैं तो उस समय पर हल्की हल्की ठंड रहेगी। बोने का समय कौन सा है? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो हमें कम से कम 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है। फिर कटाई के लिए यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, जब सर्दी जा रही होती है, अप्रैल मई जून की हम बात कर रहे हैं, तो 21 से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चाहिए कटाई के समय पर। बरसात की बात करेंगे 50 to 100 सेंटीमीटर। ज़्यादा बारिश हो गई तो नष्ट हो जाएंगी हमारी फसलें। और बात करते हैं धूप की, तो अच्छी खासी सनशाइन भी चाहिए होती है, स्पेशली जब कटाई होती है तो अच्छी खासी धूप लगनी चाहिए हमारे फसलों को, ये माना जाता है। मिट्टी की वेल ड्रेन लोमी क्ले वाली जो सॉइल है उसका यूज़ किया जाता है। और अगर मान लो बरसात हो गई, ओले बरस गए या हवा बहुत तेज़ चल गई, और मान लो हवा तब चल रही है जब फसल कटाई का समय आ चुका है, फसलें भारी हो चुकी हैं, उसमें गेहूं के दाने आ चुके हैं, तो वो भारी हो चुकी है, हवाएं बहुत तेज़ चल गई या ओले बरस गए, तो वो फसलें बैंड हो जाएंगी, टूट जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। समझ गए? तो ये सब फैक्टर्स होते हैं क्लाइमेट के, जो हमारी इस एग्रीकल्चर क्रॉप एक्टिविटीज़ को कह सकते हैं कि चेंज करते हैं। ऑब्वियस सी बात है। चलें आगे। अब सुनिए दोस्तों, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए दुनिया में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है वीट का? ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। सबसे बड़े प्रोड्यूसर की बात करेंगे तो चाइना नंबर 1 है, दूसरा इंडिया है, एंड थर्ड नंबर इज रशिया। ये तीनों वो देश हैं जो दुनिया में जितना भी गेहूं का उत्पादन होता है उसका 41% अकेले करते हैं। अकेले तो नहीं हुए, तीन हुए तो अकेले कैसे हो गए? हाँ, तो तीनों करते हैं। ठीक है। अब बात आती है पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रेलिवेंस के बारे में, तो भाई इसका फ़ायदा क्या है? ठीक है। अब देखो, वीट आज के समय पर ज़रूरी भी है हमारे किसानों के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक तो पीडीएस के अंदर में, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन दिया जाता है लोगों को, ठीक है, उसमें गेहूं दिया जाता है तो लोगों को अनाज मिल पाता है, फूड सिक्योरिटी को हम फॉलो कर पाते हैं। दूसरा, हमारे फार्मर्स को भी, याद रखिए, फार्मर्स को भी गेहूं के ऊपर एमएसपी दी जाती है, विच इज़ मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो उससे भी यहाँ पर उनका कह सकते हैं कि जो लॉस वगैरह है वो इतना नहीं हो पाता, उसको यहाँ पर वो आराम से सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक, चलें आगे आते हैं अगली आर्टिकल की तरफ। हेडिंग नीचे ही आपको दिखा दी है। हेडिंग ये है, नया बैच जो है चीता का वो एमपी में आ चुका है। चीता को लेकर एक छोटा सा आर्टिकल है, लेकिन हम सर पढ़ क्यों रहे हैं? आइए, इसलिए पढ़ रहे हैं यार, क्योंकि आज हमारे न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पे एक आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में हमें लिंक करना होगा। तो 2 चीता हैं। क्या? 2 चीता जो यहाँ पर मूव कर दिए गए हैं। यानी आपको पहले देखो, मैं बेसिक से बताता हूँ शुरुआत से। अभी देखो 2022 में चीता को पहली बार भारत में लेकर आया गया, क्योंकि एक समय पहले भारत में भी चीता हुआ करते थे, लेकिन जो इंडिया में चीता हुआ करते थे उसको हम एशियाटिक चीता का नाम देते थे। ठीक है। तो ये एक समय बाद खत्म हो गए इंडिया से। आज हैं एशियाटिक चीता, लेकिन वही यहाँ पर 10-12 मात्रा में। हाँ, 10-12 चीता बचे होंगे। कुछ रिपोर्ट बताती है 50 बचे हैं, कुछ बताते हैं 12 चीता बचे हैं। और ये भी कहाँ पर है? केवल ईरान में प्रेजेंट है। वो खत्म हो गए ना, तो समझ जाना दुनिया से एशियाटिक चीता का नाम मिट चुका है। समझ रहे हैं? तो एक समय पर भारत में भी हुआ करते थे, हमने इतना शिकार किया, एशियाटिक चीता खत्म हो गया है भारत से। 1952 के समय पर ही यहाँ पर यह चीता खत्म हो गया। हमने इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया कि भारत से प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। अब क्योंकि केवल 12 बचे हैं, इसलिए इसको आईयूसीएन के क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पर ये पूरी तरह से खत्म होने वाला है, सुरक्षा देने की जरूरत है। ये जो 12 चीता ये खत्म हो गए, तो ये इसको एक्सटिंक्ट, क्योंकि क्रिटिकली एंडेंजर्ड के बाद कौन सी लिस्ट आती है? एक्सटिंक्ट वाली। जो प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, उनको एक्सटिंक्ट कैटेगरी में ऐड किया जाता है। समझ गए? ये तो हो गई एशियाटिक चीता की कहानी। अब क्योंकि एशियाटिक चीता सर खत्म हो चुके हैं, हमने सोचा भारत को चीता चाहिए। पहचान थी एक समय पर हमारा इंडिया के अंदर में, तो हमने सोचा क्यों ना अफ्रीका से मंगाया जाए चीता। अफ्रीका के पास में हजारों की कगार में चीता प्रेजेंट है पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। ये आप देख पाओगे दोस्तों, एशियाटिक चीता और अफ्रीकन चीता में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने सोचा अफ्रीका से मंगाया जाए। हमने 2022 में मंगाया। इनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी अवेलेबल है। सभी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, मैक्सिमम कंट्रीज में चीता प्रेजेंट है, तो हमने इसको मंगा लिया। तो दोस्तों पहला ऑर्डर आता है मतलब सितंबर 2022 में। तो सितंबर 2022 में इन चीता को सबसे पहली बार चीता कहां पे लेकर आए गए? मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में। कुनो नेशनल पार्क में। रीजन यह है कि जब एक समय पर भारत में एशियाटिक चीता हुआ करते थे, वो भी कुनो नेशनल पार्क में ही हुआ करते थे। इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर अच्छी खासी थी, तो इनके लिए एक हैबिटेबल जोन है, वो आराम से रह सकते हैं। हमने सोचा, हमने यहाँ पर इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया। जब शुरुआत में चीता आए तो कुछ चीता की जान भी गई, कुछ पॉपुलेशन यहाँ पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए। अब फाइनली यहाँ पर यह बोला जा रहा है
कि अभी जितने भी चीता हमारे कुनो नेशनल पार्क में थे, इनमें से 2 चीता को हमने उठाकर कहाँ पे मूव करवा दिया है? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मध्य प्रदेश में है। तो भाई बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो रही थी कुनो नेशनल पार्क में, हमने 2 चीता उठाकर इनको गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ दिया। बस यही खबर है हमारी, लेकिन बैकग्राउंड डेटा और बेटर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, अभी आने वाले समय पर एक और टारगेट है। बोला जा रहा है इसी साल 2025 में मई का महीना जो आएगा, अभी तो अप्रैल है, यानी अगले महीने की हम बात कर रहे हैं, अगले महीने में 4 चीता और आ सकते हैं, जो हम सीधा एक अफ्रीकन देश है बोत्सवाना, वहां से लेकर आने वाले हैं। फिर कुछ और एक और आएगा, मतलब फेस आएगा जहां पे कुछ और चीता लेकर आए जाएंगे। तो फिलहाल अभी के समय पर कुनो नेशनल पार्क में केवल 24 चीता बचे हैं। याद रखिएगा कितने, 24 चीतास कुनो नेशनल पार्क में करंट समय पर हैं। ठीक है, तो आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट हो गया? पहली बात तो लोकेशन याद रखिए, मध्य प्रदेश में ही कुनो नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब दूसरी बात, यहां पर एशियाटिक चीता का आईयूसीएन स्टेटस ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड में है, खत्म होने वाला है। अफ्रीकन चीता का आईयूसीएन स्टेटस वल्नरेबल, अच्छी खासी प्रजाति अवेलेबल है, अभी खतरे में नहीं है। ठीक, अब आगे सुनिए दोस्तों डिटेल्स। ये मैं आपको बता चुका हूं, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर कर चुका हूं। एशियाटिक अफ्रीका चीता के बीच में फ़र्क करना हो बहुत आसान है। ये आप लोग देखोगे, जो अफ्रीकन चीता है वो थोड़ा सा डार्कर है, ठीक है, जबकि एशियाटिक चीता का जो यहाँ पर कॉम्प्लेक्शन है वो थोड़ा सा लाइट और थोड़ा येलोइश आपको नजर आएगा। ठीक है, आज ये खत्म हो चुके हैं और अफ्रीका वाले चीता यहाँ पे लगभग 6,500 से 7,000 के आसपास की पॉपुलेशन इनकी अवेलेबल है। चीता जो है, जो क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये सब क्या है, कैट की स्पीशी हैं, चाहे वो लेपर्ड हो, चीता हो, है ना, ये सब कैट की स्पीशी हैं। तो एक लार्ज कैट है, दुनिया में सबसे तेज़ दौड़ने वाला एनिमल है ये चीता, इसकी स्पीड अपने आप में मैसिव है। तो चीता का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है? कहाँ कहाँ पे मतलब, आप तो कह रहे थे खत्म हो गया, हाँ मतलब मेरा वही है कि कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता था। तो 1952 में चीता को हमने ऑफिशियली भारत में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया, यानी भारत से तो ये प्रजाति खत्म हो चुकी है। लेकिन खत्म होने से पहले भारत में तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, है ना, तो इन सब जगह में ये चीता पाया जाता था। आज हम लोग यहाँ पर इनकी पॉपुलेशन को ख़त्म कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमें सर अफ्रीकन चीता की ज़रूरत थी, तो हमने अफ्रीकन चीता मंगा लिए। अफ्रीकन चीता को प्रोटेक्शन अगर दे रहे हैं तो इस तरीके से यहाँ पे प्रोटेक्शन मिल रही है, ये आप लोग देख पाओगे। ठीक है, तो चीता रीइंट्रोड्यूस हो चुका है। अभी 2 चीता उठा के गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में छोड़ दिए गए हैं, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। कहाँ पर है लोकेशन ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। बस इतनी सी खबर थी यार, इसमें और कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। आ गया हो, ये खबर बहुत काम की है। आज के न्यूज़पेपर में आधे से ज़्यादा लोग छोड़ने वाले हैं इसको। क्यों नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लेकिन है बहुत काम की। ये टॉपिक आज अखबार में पेज नंबर 7 पे प्रेजेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक से आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो सर बात हो रही है सोलर पैनल्स के बारे में। तो सोलर पैनल हमारे लिए आज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए, पोल्यूशन से लड़ने के लिए। प्रदूषण से लड़ना है और क्लाइमेट चेंज यानी जो तपती गर्मी हो रही है, सूरज चमक रहा है इतना भयंकर, इसका फ़ायदा लेना है तो सोलर पैनल्स को बना लो। सोलर पैनल्स क्या करेंगे, उसी सूर्य की ऊर्जा से आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाएंगे, आपको एक नई ऊर्जा प्रोवाइड करवाएंगे, प्रदूषण होगा नहीं। इसलिए यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं। आज घर पे सोलर पैनल्स लगवाए जा रहे हैं, रूफ टॉप पे सोलर पैनल लगवाए जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो सोलर एनर्जी होगी यानी सूर्य की ऊर्जा, सौर ऊर्जा है, उसी से यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करते हैं। लेकिन उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने के लिए बीच में एक मटेरियल चाहिए जिसको हमने सोलर पैनल का नाम दिया। अब सर ये जो सोलर पैनल है ना, इसको भी बनाया जाता है एक रॉ मटेरियल से। पहले तो यहाँ पर हम इसको सिलिकॉन से बनाते थे। किससे बनाते थे? सिलिकॉन का यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था। अब सिलिकॉन ऐसे तो मिलता नहीं है, सीधा माइनिंग करो, ब्लास्ट करो, ठीक है, उसमें से सिलिकॉन मिल रहा है, उससे हम बना रहे थे। अब बोला जा रहा है कि नए प्रकार के सोलर पैनल्स मार्केट में आ रहे हैं जिसमें जो सोलर सेल का यूज़ हो रहा है, क्योंकि वही सोलर सेल का काम है एनर्जी को कन्वर्ट करना। तो इसमें जो सोलर सेल का यूज़ हो रहा है वो है पेरोव्स्काइट सोलर सेल। याद रखना क्या है, पेरोव्स्काइट सोलर सेल। लेकिन जो हम पेरोव्स्काइट का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये सिलिकॉन से सस्ता होता है क्योंकि सिलिकॉन सब जगह पे अवेलेबल नहीं है। लेकिन सर जो ये पेरोव्स्काइट है ना, ये आराम से हमको मिल जाता है। सिलिकॉन की प्रोसेसिंग में समय बहुत लगता है, तो अगेन ये हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल नहीं है। इसकी प्रोसेसिंग में ज़्यादा समय नहीं लगता। जो हमारा नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है, उसी रूम टेम्परेचर में हम इसकी प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सिलिकॉन के लिए आपको अलग से रिएक्टर चाहिए, उसमें बहुत हाई टेम्परेचर पे वो सब करना पड़ता है।
तो सिलिकॉन का ओवरऑल देखेंगे तो लास्ट में ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, जबकि पेरोव्स्काइट जो है ये हमें चीपर पड़ता है, यानी बहुत सस्ता है, मज़ेदार है, काम आराम से हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्शन करने में आसानी होनी चाहिए। अगर प्रोडक्शन करने में दिक्कत हो रही है तो ऑटोमेटिकली उस चीज़ के जो प्राइस हैं वो क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ईजिली प्रोड्यूस हो जाए, कम समय में प्रोड्यूस हो जाए, और आज तो दुनिया को ज़रूरत भी उसकी बहुत ज़रूरत है, सोलर पैनल्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो हम पेरोव्स्काइट से सोलर सेल्स बहुत आराम से, बहुत जल्दी से बना सकते हैं, बहुत सस्ते दाम में बना सकते हैं। तो ओवरऑल हर चीज़ में परफेक्ट है। तो हम भैया इससे प्रोडक्शन शुरू करते हैं। लेकिन अब हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती, एक चीज़ के फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी है, जैसे हर सिक्के के दो पहलू। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे पेरोव्स्काइट के साथ में हुआ, हमने पेरोव्स्काइट से सोलर सेल्स बनाए, लेकिन पेरोव्स्काइट के अंदर में क्या प्रेजेंट होता है, याद रखिए, पेरोव्स्काइट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, लेड प्रेजेंट होता है। लेड प्रेजेंट होता है। सोलर पैनल्स की एक उम्र होती है, सोलर सेल्स की एक एज होती है, एक एज बाद वो काम करना बंद कर जाते हैं। तो अगर ये खराब हो जाते हैं पेरोव्स्काइट सेल्स, तो इसमें तो लेड प्रेजेंट है सर, हमने इसको उठा के फेंक दिया, हमने इसको एज अ वेस्ट के तौर पे फेंक दिया। अब क्या हुआ, इसमें से लेड रिलीज होगा जो लोगों तक पहुंचेगा, और लेड पॉइजनिंग, याद रखिएगा, मैंने कई बार आपको पढ़ाया, लेड पॉइजनिंग एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में। इससे एक बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, उसका मेंटल डेवलपमेंट रुक जाता है, उसके बॉडी में लेड की संख्या बढ़ जाए तो दोस्तों यहाँ पर उसकी मेंटल ग्रोथ वगैरह डैमेज होने लगती है, आईक्यू लेवल घट जाता है, शरीर में हर जगह पर इंपैक्ट पड़ता है, ये समस्या है। तो अब क्या हुआ सर, आप कहोगे अभी तो आप बहुत तारीफ कर रहे थे पेरोव्स्काइट की, अब इसमें इतने सारे चैलेंजेस आ गए, इतनी भयंकर चैलेंज आ गया वो भी एक साथ। और पेरोव्स्काइट बनता कैसा है, ये है वो मटेरियल दोस्तों, क्रिस्टल फॉर्म में आपको ये मटेरियल देखने को मिलेगा पेरोव्स्काइट का, जिसको फॉर्म किया जाता है, इससे ही सोलर सेल बनाए जाते हैं अलग प्रोसेस को अपना के। तो सर लेड प्रेजेंट है, ये दिक्कत आ गई। उसी चीज़ का सॉल्यूशन मार्केट में आ चुका है, जिस वजह से ये आर्टिकल पब्लिश किया गया है, दैट्स इट। अब आपको समझ में आया आर्टिकल का मेन पर्पस क्या है, पूरी कहानी आपको समझ में आई, बैकग्राउंड, आर्टिकल का मेन पर्पस समझ में आ गया कि क्यों है चर्चाओं में। तो साइंटिस्ट ने एक नया तरीका निकाल लिया है, जिससे जो ये जहरीला पेरोव्स्काइट जब खराब हो जाते थे, सोलर सेल्स जो वेस्ट बन जाते थे, इसमें बहुत सारा लेड प्रेजेंट था, अब सर हम उसको बहुत आराम से रिसाइकिल कर सकते हैं। रिसाइकिल कर सकते हैं मतलब जो इसमें समस्या थी उसका समाधान आ चुका है। अब हम पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, सस्ते दाम में हो सकेगा काम, सिलिकॉन के ऊपर वो जो डिपेंडेंसी है उसको हम थोड़ा सा काउंटर कर पाएंगे। ये है दोस्तों यहाँ पर पूरा मैटर। क्लियर हुआ? तो याद रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया पेरोव्स्काइट के बारे में। पेरोव्स्काइट क्रिस्टल जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है सोलर पैनल बनाने के लिए, लेकिन इसमें टॉक्सिक एलिमेंट जैसे लेड बहुत भयंकर लेवल पर प्रेजेंट होता है। तो रिसर्चर्स ने नया तरीका निकाल रहा है, उन्होंने ये बोला है कि जो वेस्ट आएगा ना, उस वेस्ट का ट्रीटमेंट कर देंगे बढ़िया से, उस वेस्ट को हम एक सॉल्वेंट में डालेंगे लिक्विड फॉर्म में, जिसका नाम है डाईमिथाइल फॉर्मेमाइड। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इस सोलर पैनल को वापस से रिसाइकिल कर लेंगे, वापस से यूज करने लायक ये बन जाएगा। ये अपना में बहुत कमाल की चीज़ है। इसमें कौन कौन से एसिड और सॉल्ट का इस्तेमाल होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट कर दिया है। आइए डिस्कस करते हैं, क्योंकि केवल यहीं से पढ़ लेना इनफ नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको क्लियरली हर एक चीज़ दिखाई देंगी, क्योंकि वहीं से नोट्स आपके मैंने यहाँ पर बनाकर प्रोवाइड करवा दिए हैं। ठीक है, तो सर न्यूज़ आपको पता चल चुकी है, साइंटिस्ट ने नया तरीका खोज लिया है रिगार्डिंग पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स, जो इनका एक टॉक्सिक फॉर्म है उसको सही तरीके से उपयोग करना। इस मेथड से हम इस पेरोव्स्काइट के 99% को रिकवर कर सकते हैं, इसकी एफिशिएंसी भी मेंटेन रहेगी, और हर 5 साल बाद इसकी रिसाइकलिंग हो सकती है। तो इससे बढ़िया क्या चीज़, आप रिसाइकिल कर करके एक चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, कोई वेस्ट जनरेट नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं? तो इसलिए आने वाले समय पर इस पॉसिबिलिटी है इससे क्वेश्चन भी बन जाए, मैसिव अचीवमेंट। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है, सुनिए, अब ये पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स एग्जैक्टली क्या है। पेरोव्स्काइट के बारे में आपको बता चुका हूँ, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जो अभी हम लोगों ने एक फोटो में देखा था, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर हमको नजर आता है। वैसे अगर आप देखोगे ना केमिकल फॉर्म में भी, तो एक स्ट्रक्चर है ABX3 का। इसका कई बार फोटोवोल्टिक बनाने में हम इस्तेमाल करते हैं, यानी सोलर पैनल बनाने में इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स हैं, ये जाने जाते हैं अपनी हाई पावर कन्वर्जन के लिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों नॉर्मल सोलर पैनल जो होते हैं ना, वो नॉर्मल सोलर पैनल, क्योंकि सोलर पैनल का काम क्या है, सूर्य की ऊर्जा को, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना,
और ऑब्वियस सी बात है, सबसे बढ़िया सोलर पैनल कौन सा होगा? जो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाएगा। नॉर्मल पैनल्स 20% तक सोलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उसके बाद ही वो एनर्जी में कन्वर्ट कर पाते हैं। लेकिन ये वाला जो यहाँ पर पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स है, ये 25% तक, 25% या उससे भी अधिक ज़्यादा सोलर एनर्जी को, सूर्य की ऊर्जा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बड़े लेवल पर यहाँ पर हमको एक अच्छी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन इसमें प्रॉब्लम वही है, लेड टॉक्सिसिटी। रिसाइकिल नहीं हो पाता था अभी तक, इसलिए मैंने अनटिल नाउ लगा दिया है आगे कि अभी तक रिसाइकिल नहीं हो पाता था। अब रिसाइकिल हो सकता है क्योंकि नया मेथड अपने पास में आ चुका है। समझ गए? तो नए मेथड से हम इसको ट्रीट करेंगे। वो कैसे ट्रीट करेंगे, आइए ज़रा मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो ये आप लोग एक फ़ोटो भी देख लो ताकि आपकी पिक्टोरियल मेमोरी के अंदर भी कुछ ऐड कर सको आप। ये जो है, ये सिलिकॉन बेस्ड वाला सोलर सेल है, ठीक है। ये देखोगे, ये पेरोव्स्काइट वाला सोलर सेल है जिसमें पेरोव्स्काइट की लेयर का यूज़ किया है, इसमें सिलिकॉन का यूज़ किया है, ठीक है। ये ज़्यादा मतलब फ्लेक्सिबल है, ज़्यादा लाइट है, खर्चा कम है, ड्यूरेबिलिटी यहाँ पर थोड़ी सी लो देखने को मिलेगी, बट इसको रिसाइकिल कर सकते हैं, ये इसका एक प्लस पॉइंट है। तो रिसर्चर्स यहाँ पर 99% इसकी लेयर को वापस से रिसाइकिल कर सकते हैं इसके ख़राब होने के बाद, यानी इसको वापस से एकदम फ्रेश मटेरियल की तरह दोबारा से शुरू किया जा सकता है। अब शुरू कैसे करेंगे? देखिए, पुराना जो तरीका था पेरोव्स्काइट सोलर सेल्स को रिसाइकिल करने का, वो टॉक्सिक यानी जितने भी जहरीले सॉल्वेंट थे उस पर डिपेंड करता था, जैसे कि डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। तो इससे हम क्या करते थे, रिसाइकिल करने की कोशिश करते थे। और ये और खतरनाक तरीका था, इसमें हम लोग अगेन एक जहर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे जहर को ट्रीट करने के लिए। तो हमने नए मेथड का यहाँ पे यूज़ किया। नया जो मेथड है दोस्तों, याद रखिए, इसमें कुछ स्पेसिफिक सॉल्ट का यूज़ हो रहा है। तो हमने कुछ सॉल्ट का इस्तेमाल किया ना, जो हार्मलेस है, यानी कि कोई भी खतरा नहीं पहुंचाएगा। तो इससे क्या हुआ, पुराना जो ये जहरीला ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, इसका यूज़ हम लोग ख़त्म कर देंगे। ये हार्मलेस है, अच्छी तरीके से यूज़ होगा। तो सर, इस हार्मलेस में क्या चीज़ें हमने इस्तेमाल की हैं, लिख लीजिएगा। सबसे पहले सोडियम एसीटेट है। सोडियम एसीटेट को हम लेड आयंस के साथ में बाइंड करवाएंगे, है ना। उसके अलावा इससे क्या होगा, एक वाटर सॉल्यूबल लेड एसीटेट बन जाएगा, उसको घुला दिया जाएगा, लेड को ख़त्म कर दिया जाएगा। सोडियम आयोडाइड है, ठीक है। सोडियम आयोडाइड के बाद दूसरा है यहाँ पर हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ठीक है। ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐड कर सकते हैं ताकि हाई क्वालिटी का पेरोव्स्काइट क्रिस्टल को वापस से बनाया जा सकता है, वापस से रीजनरेट किया जा सके एक वाटर के सोल्यूशन में, लिक्विड सोल्यूशन के अंदर में। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों जिनका यूज़ किया जाएगा। पहले जो हम इस्तेमाल कर रहे थे ना, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, ये भी एक टॉक्सिक सॉल्वेंट है, जहर है। तो हमने यहाँ पर उसका भी एक नया तोड़ निकाला, सोडियम एसीटेट, सोडियम आयोडाइड एंड हाइपोफॉस्फोरस एसिड। दूसरा यहाँ पर इथानॉल एंड इथाइल एसीटेट, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इनका यूज़ किया जा सकता है दूसरे जितने भी नॉन पेरोव्स्काइट लेयर है, क्योंकि एक तो हो गई पेरोव्स्काइट लेयर, क्योंकि हम जब सोलर सेल बनाते हैं तो उसमें अलग अलग लेयर्स चढ़ानी पड़ती है। तो एक पेरोव्स्काइट की लेयर है, दूसरी नॉन पेरोव्स्काइट की लेयर है। तो पेरोव्स्काइट की लेयर को तो भैया हम इस एसीटेट से ट्रीट कर लेंगे। नॉन पेरोव्स्काइट लेयर को भी सही ठिकाने पे लगाने के लिए, उसको रिसाइकिल करने के लिए इथानॉल और इथाइल एसीटेट का यूज़ किया जाएगा। लेयर बाय लेयर यहाँ पर उसको सेपरेट करते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे, रिसाइकिल करेंगे, दोबारा रीअसेंबल कर देंगे, वापस से रेडी टू यूज़, वापस से फ्रेश हो जाएगा, दोबारा से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीका दोस्तों यहाँ पर शेयर किया गया है जिससे हम लेड की समस्या को यहाँ पे दूर कर सकते हैं। ना आने वाले समय पर एग्जामिनेशन में, यूपीएससी प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने यहाँ से क्वेश्चन लगा दिया। देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है, बताइए पेरोव्स्काइट सोलर सेल को हम नेक्स्ट जनरेशन का फोटोवोल्टेइक टेक्नोलॉजी मानते हैं। जो आज सिलिकॉन से चल रहा है, वो हम लोग मानते हैं भविष्य में एक बड़ा पेरोव्स्काइट सोलर सेल एक बड़ी टेक्नोलॉजी होगी। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इनके पास में हाई एफिशिएंसी है और लो प्रोडक्शन कॉस्ट है। प्रोड्यूस करने में खर्चा कम होता है और ये अपना काम बेहतरीन तरीके से करते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे क्वेश्चन और बन सकता है, याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज यूज्ड इन द वाटर बेस्ड रिसाइकलिंग ऑफ पेरोव्स्काइट सोलर सेल। जो पेरोव्स्काइट सोलर सेल है ना, तो इसको ट्रीट करने के लिए, इसको रिसाइकिल करने के लिए, अभी तो हमने पढ़ा था पेरोव्स्काइट सोलर सेल को रिसाइकिल करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, एक लिक्विड फॉर्म में। तो कौन कौन से कंपोनेंट का यूज़ हो रहा है दोस्तों? इसमें सबसे पहले सोडियम एसीटेट है, सोडियम आयोडाइड है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। तीनों में से कौन सा है? कहोगे तीनों के तीनों नाम पढ़े थे। हाँ, तो तीनों सही, ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा इसको। चलें आगे।
चलिए दोस्तों आगे आते हैं अगली इंपॉर्टेंट खबर पर। यह है आज का हमारा आज आखिरी आर्टिकल है, इसको हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, लास्ट हमारा ये एडिटोरियल भी है। ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों इसमें पढ़ने के लिए, तो टाइम वेस्ट क्यों करें। राइटर हैं, राइटर साहब बोलते हैं कि सर हीट वेव एक बड़ी समस्या है। हीट वेव आप समझ रहे हैं, जब टेम्परेचर अचानक से बढ़ जाए, हर साल ये समस्याएं आती हैं। नॉर्मल टेम्परेचर सपोज ये 35 डिग्री था, अचानक से 40 हो जाए, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। अब दोस्तों यहाँ पर अचानक से इतना हो जाए, अचानक से टेम्परेचर में, नॉर्मल टेम्परेचर में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो जाए, एकदम से अगर बढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम्स क्या होंगी, हमारा हीट वेव शुरू हो जाएगा। और उस हीट वेव को आधे लोग झेल पाते हैं, आधे लोग नहीं झेल पाते। तो उसी चीज़ के बारे में राइटर ने फोकस किया कि भैया हीट वेव जो है ना, इसको लेकर हमें लॉन्ग टर्म मेजर की ज़रूरत है, नए साइंटिफिक इनोवेशन की ज़रूरत है, ठीक है, नए सोल्यूशन की ज़रूरत है। नहीं तो फिर ये आने वाले समय पर बहुत लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। क्योंकि जो पहला हीट वेव है 2025 में, ये 20 दिन पहले आ गया है, जबकि 2024 में यही हीट वेव थोड़ा देर से चल रहा था। और जबकि 2024 अभी तक का सबसे गर्म साल रहा है दोस्तों, पिछला साल। तो अब की बार क्या होने वाला है वो भगवान ही जानता है। देखते हैं धीरे धीरे आगे कैसे गर्मी पड़ने वाली है। वैसे गर्मी तो अभी से ही भयंकर लेवल पर बढ़ रही है। अब प्रॉब्लम पता है क्या होता है, गर्मी बढ़ेगी और हमारी बॉडी भी क्या करती है, हीट को रिलीज कर रही होती है। बॉडी के अंदर जो इंटरनल हीट है वो बाहर निकल रही होती है, रिलीज हो रही होती है, नहीं हो रही होती है, बिल्कुल हो रही होती है। अब बाहर का टेम्परेचर भी उतना ही है, बॉडी यहाँ पर आपकी इंटरनल हीट को नहीं निकाल पा रही बाहर, क्योंकि बाहर टेम्परेचर और ज़्यादा है। तो इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर गर्मी और ज़्यादा पैदा हो जाएगी, हीट स्ट्रेस शुरू होने लगेगा। किडनी फेलियर, लिवर फेलियर या इवन ब्रेन डैमेज होने के भी चांसेस हैं, इवन एक इंसान की जान जाने के चांसेस हैं इस हीट वेव की वजह से। और वो तो छोड़ो, हीट वेव की वजह से नुकसान किस लेवल पर हो रहा है, लॉस किस लेवल पर हो रहा है, वो देखो। सबसे पहले यहां पर बोला जा रहा है लेबर की प्रोडक्टिविटी का क्या। भाई 75% भारत के काम करने वाले लोग वो हीट एक्सपोज्ड हैं, करंट समय पर बाहर काम करना पड़ता है, मजदूरी कर रहे हैं। उनका क्या होगा, हमने कभी सोचा है? नहीं, क्योंकि जितनी गर्मी बढ़ती है एक इंसान की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। लेबर की कैपेसिटी, तपती धूप में वो कैसे काम करेगा व्यक्ति, कैसे खेतों में तपती धूप के अंदर में फसल की कटाई करेगा, कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे, यहाँ पर जो मजदूर हैं वर्क कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा इतनी गर्मी में। तो बताया जाता है कि उनकी कैपेसिटी कम हो जाती है, छुट्टी लेते रहते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई। इससे किसको लॉस हुआ, देश की इकॉनमी को लॉस हुआ, प्रोडक्शन नहीं हो पाया, प्रोडक्शन भी कम हुआ। तो 3.5% जीडीपी हर साल यहाँ पर ये हमको लॉस फेस करने को मिलता है हीट की स्ट्रेस की वजह से। इवन 2023 में तो 6% जो वर्क आवर्स है वो भी यहाँ पर कम हो गया था, लोग काम नहीं कर पा रहे थे इतनी भयंकर गर्मी की वजह से। सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा एग्रीकल्चर पे, और हमारी जो कंट्री है वो ऑलरेडी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। भाई जो फार्मर्स है वो सही तरीके से काम अगर नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर क्षमता नहीं होगी इस भयंकर भीषण गर्मी की वजह से, तो क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं होगा, फसल का उत्पादन कम होगा, लोगों तक फसल नहीं पहुंच पाएगी, लोगों तक खाना नहीं पहुंच पाएगा। गाय भैंसों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, इतनी ज़्यादा हीट को वो नहीं फेस कर पाते, इससे डेयरी सेक्टर पे इफेक्ट पड़ता है। ये है इसका पूरा इम्पैक्ट, समझ रहे हैं। फिर बात आती है जेंडर एंड इक्विटी इशू की। जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा सफ़र करती हैं डोमेस्टिक रोल्स के अंदर में, ठीक है। जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं, ठीक है, माइग्रेंट्स जो इधर से उधर जाके काम कर रहे हैं, उनके ऊपर खतरा ज़्यादा रहता है हीट स्ट्रेस का। और आज के समय पर कुछ स्टेट्स हैं जो हीट को लेकर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद ने 2013 में ये काम किया, पहला एशियन सिटी बनाया जो क्या कर रहे हैं, हीट एक्शन प्लान ले रहे हैं। आज के समय पर 23 राज्य, 140 शहर ऐसे हैं जो हीट एक्शन प्लान पे काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। तो राइटर कहते हैं हमें क्या करने की ज़रूरत है, सबसे पहले अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की ज़रूरत है कि भाई यहाँ पर किस लेवल पर हीट जा रही है उसके बारे में पता चले लोगों में, उसके बाद फिर हम अवेयरनेस यानी जागरूकता फैलाएं और हेल्थ सिस्टम को लेकर अपडेट करते रहें। अपने हेल्थ सेक्टर को तैयार रखिए, शहरों के अंदर ग्रीनरीज पे ज़्यादा फोकस किया जाए, पेड़ पौधे पार्क ये ज़्यादा लगाई जाएं, और छतों को हमेशा वाइट कलर से पेंट किया जाए। जो आपकी रूफ है, ऊपर छत है, वाइट कलर की टाइल्स लगवाएं, वाइट कलर का पेंट लगवाएंगे। इससे क्या होगा, जो सन की रेज हैं दोस्तों वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो वो हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। ज़्यादातर हीट कैसे हो रही है, शहरों के अंदर इतनी गर्मी क्यों है, हमने यहाँ पर इतने सारे कंजस्टेड वे में रह रहे हैं, पतली पतली गलियाँ हैं, घर बन रखे हैं इतने ऊँचे, है ना। फिर उसके में क्या हो रहा है, जो गर्मी है आके वो ट्रैप हो जाती है, वो निकल नहीं पाती, रास्ता नहीं मिल पाता, समझ रहे हैं। यह है एक बहुत बड़ा इशू। तो राइटर यहाँ पे कुछ रिकमेंडेशन शेयर करते हैं। सर वो कहते हैं सबसे पहले शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशंस हैं, यानी शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की बात करें
तो आप लोग ध्यान रखिए, क्योंकि इस हीट वेव के अंदर में पहली समस्या जो इंसान फेस करता है वो है डिहाइड्रेशन। बॉडी से पानी निकल जाता है, बॉडी का पानी सूख जाता है। तो पानी पर्याप्त मात्रा में पीते रहिए, रोज़ाना पिए, है ना। अपना 3 से 4 लीटर पीना ही है, बॉडी को इनफ हाइड्रेट रखना है। ओआरएस या इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रॉपर तरीके से लेकर चलना है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का लॉस होता है जब आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह सकते हैं स्ट्रेस ले रहे हैं, पसीना निकल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपके वर्किंग आवर्स है, स्पेशली जो बाहर व्यक्ति काम कर रहा है, आउटडोर में काम करता है, उसके वर्किंग आवर्स को थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। या अगर बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी हो रही है तो उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे कूल शेल्टर देने की ज़रूरत है। थोड़ा थोड़ा देर वहाँ पे वो इंसान जा सके, अपने सर पे थोड़ा ठंडक को महसूस कर सके, ज़रूरी है। उसके दिमाग को रिलीफ मिलेगा, नहीं तो फिर वो जो दिमाग है वो बिल्कुल फेस आउट हो जाएगा अगर इस तरीके से हीट में लगातार काम करेगा। समझ रहे हैं? शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। तो लॉन्ग टर्म मेजर्स की जब बात हो रही है तो भाई आपको हीट रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा। आप नए कोड्स को इंट्रोड्यूस कीजिए कि अब जो भी घर बनेंगे उसकी छतें इस तरीके से बनाई जाएंगी जो ठंडी रहेंगी अंदर से। मतलब वाइट कलर का ऊपर रहेगा पोर्शन, तो जो सन रेज है वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, तो नीचे यहाँ पर ठंडक बनी रहेगी। या हीट हेल्थ अलर्ट सिस्टम बना सकते हैं जैसे यूके ने बना रखा है। या जो इनफॉर्मल सेक्टर के वर्कर्स काम कर रहे हैं हीट वेव्स में, मजदूर हैं और भी बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं बाहर, फाइनेंशियल सपोर्ट देने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके अलावा आपको ये जो हीट एक्शन प्लान है उसको लेकर चलना होगा और जितनी भी चीज़ें हैं उसको इवैल्यूएट करनी होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर इस एडिटोरियल से दोस्तों कुछ यहाँ पे 5 पॉइंट्स आपके लिए निकाल दिए गए हैं जो आप मेंस में या आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कि भाई हीट वेव को लेकर मान लो कि क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आप कोट कर सकते हैं इसको कि हाँ, हीट वेव जो है एक ऐसा साइलेंट डिजास्टर के तौर पर रिप्रेजेंट करता है। एक साइलेंट डिजास्टर है भाई, जब बाढ़ आती है, साइक्लोन आता है, नुकसान होता है, वो दिखता भी है। लेकिन हीट वेव की वजह से जो डिजास्टर है वो चुपचाप हो रहा है, काफ़ी लोगों की जान ले रहा है, काफ़ी लोगों की प्रोडक्टिविटी को कम कर दिया गया है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो वे फॉरवर्ड यही है, गवर्नेंस को मजबूत करो। जो गवर्नमेंट है इनको फंड्स प्रोवाइड करवाए जाएं ताकि वो हीट वेव को लेकर कुछ एक्शन प्लान लें, है ना। उसके बाद अर्बन प्लानिंग, शहरों की प्लानिंग करनी ज़रूरी है, जगह जगह पे ग्रीनरीज को प्रमोट करना ज़रूरी है। रिसर्च डेवलपमेंट पे पैसा खर्च करने की ज़रूरत है ताकि लोगों के जो घर बनाए जाएँ वो इको कूल रूफिंग वाले घर बनाए जाएँ जहाँ की छत ठंडी रहे, एनवायरनमेंट को कोई नुकसान ना दे, और जो फसलें बने वो हीट को झेल सके। ऐसी चीज़ों पे काम करना होगा हमें, है ना। जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको ट्रेन करना ज़रूरी है ताकि अपने हेल्थ सेक्टर को मजबूत करके रखें। कोई समस्या हो तो हम किसी की जान ना जाने दें, जान बहुत अनमोल है। फिर बात आती है इक्विटी फोकस्ड पॉलिसीज़ की। टारगेट सब्सिडीज चलानी होंगी, इंश्योरेंस स्कीम चलाइए कि भैया एक व्यक्ति, एक मजदूर है, उसको इतना घाटा हो चुका है तो इंश्योरेंस के थ्रू यहाँ पे थोड़ा रिकवर कर सके। तो ये करना यहाँ पे ज़रूरी है, तभी हम लोग यहाँ पर एक ह्यूमैनिटी के साथ में लोगों को साथ में लेकर चल रहे होंगे। दैट्स इट, ये भी क्लियर हो गया। तो ये था दोस्तों आज का हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस। कैसा रहा एनालिसिस बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। आज हमारे अखबार में इतने ही आर्टिकल हैं जो काम के हैं, बाकी को छोड़िए, स्किप कीजिए, कुछ काम का नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।